नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरगढ़ के आज दिनांक 26 सितंबर 2020 के दैनिक खबर अंक के साथ, जहां आप जानेंगे आज देश भर की सारी बड़ी खबरें। मेरा नाम है गौरव राय। अब जान लेते हैं आज दिन की बड़ी सुर्खियां जो आज खबरगढ़ की सुर्खियों में सबसे आगे है। सोना रिकॉर्ड ऊंचाई से करीब 6,500 रुपए सस्ता हो चुका है। जानकारों की माने तो छोटी अवधि में कीमतों पर दबाव जारी रहने के आसार है। दरअसल डॉलर इंडेक्स में तेजी और कोरोना वायरस की वैक्सीन आने की उम्मीद ने सोने के भाव पर दबाव बनाने का काम किया था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने पिनाक मिसाइल को बनाने संबंधी जरूरी प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। पूर्वी लद्दाख में चीन से जारी तनाव के बीच देश में घातक पिनाक मिसाइल प्रणाली का उत्पादन शुरू हो गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अथॉरिटी होल्डिंग सील्ड पार्टिकुलर्स ने पूरी जिम्मेदारी का पालन करते हुए DRDO से DGQA को पिनाक के उत्पादन का भार सौंपा है। AHSP वह विभाग है जो रक्षा उत्पादनों के निर्माण से पहले संकलन, समेकन और विश्लेषण के लिए जिम्मेदार है। चीन को सबक सिखाने की तैयारी। इसके तहत भारत ने इजरायल के साथ मिलकर अत्याधुनिक हथियारों का पूरा तंत्र विकसित करने की योजना बनाई है। भारत और इजरायल के रक्षा सचिव की अगुवाई में गुरुवार को रक्षा सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह के अंदर एक नया सब ग्रुप बना दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर शनिवार को उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके दीर्घायु होने और अच्छी सेहत की कामना की है। बेजुबान जानवरों से ऐसी उम्मीद भी नहीं की जाती है कि वो किसी की जान बचाने जैसा जोखिम भरा काम कर सकते हैं। वही मगावा नामक चूहे को PDSA गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। ये मेडल पशुओं को बहादुरी के लिए दिया जाता है। मगावा 39 से ज्यादा बारूदी सुरंग और अन्य विस्फोटक सामग्री का पता लगा चुका है। इस चूहे ने कंबोडिया में बारूदी सुरंगें हटाने में मदद की थी। बारूदी सुरंग के बारे में पता चलने पर वह जमीन को खोदना शुरू कर देता है, जिससे उसकी देखभाल करने वालों को विस्फोटक पदार्थ की मौजूदगी का पता चल जाता है। अब खबरें राज्यों से। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र में शुक्रवार रात सुहागनगर में युवक की गोली मारकर हत्या कर देने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक युवक कांच फैक्ट्री में काम करने के साथ साथ फाइनेंस का भी काम करता था। घटना आवास विकास कॉलोनी सुहागनगर स्थित संजय पिंटू मार्ग की है। वारदात उस वक्त की हुई जब युवक बाइक से घर लौट रहा था, तभी किसी ने उसे गोली मार दी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस युवक को सरकारी ट्रामा सेंटर लाए। यहां चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी होने के बाद सरकारी ट्रामा सेंटर पहुंचे पिता जीतू पाठक ने युवक की शिनाख्त थाना दक्षिण के हिमायूपुर निवासी शशांक पाठक उम्र 26 के रूप में की है। महाराष्ट्र पुलिस ने एक बिल्डर का अपहरण करने व फिरौती मांगने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक आरोपी की पहचान भिवंडी शहर के AIMIM अध्यक्ष मोहम्मद खालिद शेख उर्फ गुड्डू ठाणे के रूप में की गई है। भिवंडी के DCP राजकुमार शिंदे ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने शेख के घर पर छापा मारा, जहां बिल्डर को बंधक बनाकर रखा हुआ था। शेख के खिलाफ भिवंडी, पुणे, मुंबई, रायगढ़ और गुजरात में अपहरण, फिरौती, हत्या का प्रयास समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कृषि बिल के विरोध में कोरोना काल के मानकों की धज्जियां उड़ाने के आरोप में विरोधी दल नेता तेजस्वी यादव, राजद नेता तेज प्रताप यादव, जाप नेता पप्पू यादव सहित 100 से अधिक अज्ञात लोगों पर कोतवाली थाने में केस दर्ज करवाया गया है। इन सभी पर आरोप है कि बगैर अनुमति इन नेताओं ने प्रदर्शन किया और सड़क पर उतर गए। इस दौरान भीड़ भी जमा हुई। रोक के बावजूद राजधानी पटना के बेली रोड जैसे प्रतिबंधित इलाके में प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल में वाम दलों से जुड़े किसान संगठनों के सदस्यों ने कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग लेकर शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान विरोध प्रदर्शन किया। माकपा के किसान मोर्चे, सारा भारत कृषक सभा और भाकपा फॉरवर्ड ब्लॉक तथा RSP जैसे वाम साझेदारों से जुड़े किसान संगठनों ने कई जिलों में रैलियां निकाली और कुछ देर के लिए सड़कें भी जाम की। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव आयोग इस बार M2 EVM के स्थान पर हाईटेक M3 EVM मशीनों का प्रयोग करेगा। ये मशीनें नोटा सहित 384 प्रत्याशियों तक के लिए सक्षम हैं। साथ ही वजन कम होने के कारण इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया जा सकेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक M3 EVM मशीनें M2 मशीनों की अपेक्षा बेहतर होती है।
एक और M2 मशीनों से जहां 4 बैलेट यूनिट को ही जोड़ा जा सकता था, वही M3 मशीनों से 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकता है। तमिलनाडु ने शुक्रवार को 94,870 नमूनों की कोविड-19 जांच RT-PCR विधि से कर नया रिकॉर्ड बनाया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी एक बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक 69,10,521 नमूने की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि 4 और निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 जांच करने की अनुमति दी गई है, जिन्हें मिलाकर अब तक राज्य में कुल 182 प्रयोगशालाओं में जांच की सुविधा हो गई है, जिनमें से 66 सरकारी प्रयोगशाला शामिल है। राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को 6 जिला मुख्यालयों पर स्थित बड़े निजी अस्पतालों को 30% बेड कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए रखने को कहा है। प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने इस आशय का आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर जिला मुख्यालय में स्थित ऐसे निजी अस्पताल अपने 30% बिस्तर अब कोरोना मरीजों के उपचार के लिए रखने होंगे। कर्नाटक पुलिस ने शुक्रवार को कालाबुरागी जिले के जेवर्गी क्षेत्र में लाल अहमद और चंद्रशेखर नाम के 2 लोगों को 1.236 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गांजा के साथ एक देसी पिस्तौल, एक मैगजीन और 2.94 लाख रुपए नगद भी बरामद किए गए हैं। एक तौल मशीन और एक डेबिट कार्ड भी जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ जेवर्गी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। गुजरात सरकार के प्रवासन विभाग ने प्रदेश के प्रवासन क्षेत्र में योगदान देने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की उपस्थिति में ये सम्मान दिया गया। राज्य के प्रवासन विभाग ने पहली बार ट्रेवल्स एंड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड 2020 का आयोजन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री रूपाणी ने कहा कि गुजरात सरकार प्रवासन क्षेत्र के विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को एक पत्र लिखा है। केंद्र सरकार से अपील की है कि राज्य के संगीत को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य की परंपरा कम से कम 2000 साल पुरानी है और शास्त्र पर आधारित है। राज्य के संगीत के अपने राग भी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओडिशा के नृत्य को शास्त्रीय नृत्य की पहचान मिली है। हालांकि ओडिशा के संगीत को शास्त्रीय संगीत का दर्जा मिलना अभी बाकी है। केरल सोना तस्करी मामले में आरोपी स्वप्ना सुरेश को झटका लगा है। केरल की एक विशेष NIA अदालत ने शुक्रवार को फिर से केरल सोना तस्करी मामले की मुख्य आरोपी स्वप्ना सुरेश को 8 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। स्वप्ना सुरेशा ने ऑन रिकॉर्ड अपने एक बयान में कहा है कि मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव शिवशंकर उनके गुरु थे। झारखंड में कोरोना वायरस से रिकवरी की दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 25 अगस्त को राज्य का रिकवरी रेट 67.03 था, जो अब बढ़कर 83% से ऊपर 83.02% पहुंच गया है। असम सरकार द्वारा एक अहम कार्य किया गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने बताया कि सरकार ने एक ऐसा मोबाइल ऐप विकसित किया है जिसके जरिए हवाई यात्री कोविड-19 जांच से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने में हवाई अड्डे पर विलंब से बचने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करके भर सकते हैं और अधिकारियों को दिखा सकते हैं। मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में यहाँ कहा कि विजिट असम नाम का ऐप विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हवाई यात्रियों के बीच सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जा सके और जरूरी आवेदन पत्रों को भरने में उनका ज्यादा समय भी बर्बाद ना हो। पंजाब में फसलों पर टिड्डी दल के हमले को रोकने हेतु कृषि और किसान भलाई विभाग पंजाब की तरफ से राज्य के अलग अलग जिलों में 7 लाख रुपए के करीब रकम खर्च की है, परंतु किसी भी फसल पर टिड्डी दल का हमला नहीं हुआ है। फिर भी कृषि विभाग की तरफ से टिड्डी दल पर नकेल कसने के लिए आगे के प्रबंध करते हुए सभी जिलों के कृषि अफसरों को मारक फेड से दवा खरीदकर भेजी गई थी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में एक हाथी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। ग्रामीण सुबह पहुंचे तो हाथी का शव मूंगफली के खेत में पड़ा हुआ था। वन विभाग को इस घटना की सूचना दी गई। हाथी की मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। DFO मयंक पांडे ने बताया कि वन विभाग के कर्मचारी मौके पर भेजे गए हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत का सिलसिला फिर शुरू हो गया है। महज 4 माह में 11 हाथियों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को धर्मजयगढ़ के मेंढरमार में करंट लगने से हाथी की मौत हुई थी। इसमें पिता पुत्र सुधुसाय उराम और धर्मसाय उराम को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में PCF ने रिपोर्ट मांगी है।
साथ ही लटके तारों को भी हटाने के लिए कहा है। हरियाणा में कोरोना मरीजों की देखभाल अब स्टेप 1 एनजीओ करेगी। सरकार ने इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने संशोधित गृह एकांतवास प्रोटोकॉल भी जारी किया। स्वास्थ्य मंत्री विज ने कहा कि राज्य में अब 14 सरकारी अस्पतालों तथा मेडिकल कॉलेजों में ऐसी कोविड-19 लैब स्थापित की जा चुकी है, जिनमें 13,350 टेस्ट प्रतिदिन किए जाते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार अब प्रदेश में 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। केजरीवाल सरकार ने कहा कि अब बिजली की तरह पानी भी दिल्ली वासियों को 24 घंटे उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दिल्ली के हर घर में 24 घंटे पानी की आपूर्ति का लक्ष्य अगले 5 सालों में पूरा करने की कोशिश की जाएगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। शनिवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मानकोट सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। लगभग रात 2:10 से 3 बजे के बीच किए गए इस उल्लंघन का सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने शुक्रवार को उत्तराखंड के सीमावर्ती शहर में एक पनबिजली संयंत्र की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को 51 सशस्त्र CISF कर्मियों की टुकड़ी को इस सुविधा में शामिल किया गया और वे इसे आतंकवाद रोधी सुरक्षा प्रदान करेंगे। त्रिपुरा के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल 5 अक्टूबर से फिर से खुलेंगे। ये निर्णय सिविल सचिवालय में शिक्षा विभाग की एक उच्च शक्ति समिति की बैठक में लिया गया, जिसमें त्रिपुरा विश्वविद्यालय और महाराजा बीर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति और प्राथमिक और उच्च शिक्षा विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया था। स्कूल के कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र अपने माता पिता की लिखित सहमति लेने के बाद ही कक्षाओं में भाग ले सकते हैं। मेघालय में पिछले दिनों लगातार हुई बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि राज्य में भारी बारिश के चलते कई सड़कें और पुल प्रभावित हुए हैं। यही नहीं, कई लोगों की जान भी गई है। सीएम ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए प्रयास में जुटे हुए हैं। PGI चंडीगढ़ में शुक्रवार को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन कोविशील्ड का मानव परीक्षण शुरू हुआ। पहले दिन 3 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी गई। PGI प्रशासन के अनुसार वॉलंटियर्स के चयन और उन्हें डोज देने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। 6 माह तक उनका फॉलोअप करने के बाद वैक्सीन के परिणाम का आकलन किया जाएगा कि वह कोरोना के इलाज में कितनी कारगर है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी से मिली जानकारी के मुताबिक लद्दाख में 3.7 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके रात तकरीबन 2:14 पर आए। वहीं भूकंप से किसी तरह की जान माल की नुकसान की कोई खबर नहीं है। खबरगढ़ के तरफ से विशेष सूचना। अधिकतर राज्यों में लॉकडाउन लगभग खुल चुका है, पर कोरोना अभी भी हमारे आसपास ही है। इससे बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अगर आपको सर्दी, जुकाम, गले में दर्द की परेशानी हो तो नेशनल हेल्पलाइन नंबर 911123978046 या टोल फ्री नंबर 1075 पर डॉक्टर से निशुल्क परामर्श ले। वह अपनी आँख, नाक और मुंह को छूने से पहले अपने हाथों को धो ले। सावधान रहे, सुरक्षित रहे, बदलकर अपना व्यवहार करे कोरोना पर वार। आप सभी के लिए ये सारी जानकारी मैंने और खबरगढ़ की टीम ने जुटाई है। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय हिंद, जय भारत।